नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी वो है कोशिका की संरचना के बारे में, यानी कि कोशिका की संरचना किस प्रकार से है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो कोशिका होती है, हमने कल कोशिका के बारे में जाना था कि कोशिका की खोज कब हुई थी। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज हुई, फिर केंद्रक की खोज हुई और जो इसके अंदर जीव द्रव वगैरह होते हैं उन सब की खोज हुई थी। उन सब के बारे में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जाना। आज हम जानेंगे कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जैसे कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है, और जो कोशिका द्रव होता है उसके अंदर क्या होता है, कोशिकांग होते हैं। तो इन सब के यानी कि कोशिका झिल्ली वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। तो जो कोशिका होती है वो मैंने बताया था कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी कि जो हमारे शरीर की जो मौलिक इकाई है वो कौन है, वो कोशिका है। हमारे शरीर की जो मौलिक इकाई है वो कौन है, कोशिका है। यानी कि हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है, हमारा जो शरीर बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जो कोशिका है उसके बारे में हम जानते हैं। जो कोशिका होती है कोशिका होती है वो एक तीन पार्ट में, एक तो होगी प्लाज्मा झिल्ली, हम पढ़ेंगे जो एक तो होगी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। पहला तो हो गया प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद में पढ़ेंगे हम केंद्रक के बारे में। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव के अंदर। क्या पढ़ेंगे, कोशिका द्रव के अंदर। जो कोशिका जो द्रव है, इस कोशिका द्रव में क्या है, कोशिकांग है। इस कोशिका द्रव में क्या है, कोशिकांग है। क्या है, कोशिकांग है। इन कोशिकांग, ये जो कोशिकांग है इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो यानी कि जो कोशिका है उसके अंदर जो कोशिका द्रव है उसके अंदर कोशिकांग है। कोशिकांगों के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके बारे में, उसके बाद में केंद्रक के बारे में, उसके बाद में कोशिका द्रव के बारे में। जो कोशिका द्रव होता है उसी में क्या होता है, कोशिकांग होता है। उसी के अंदर क्या होता है, कोशिकांग होता है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। आज हम क्या जानेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। ये जो होते हैं यानी कि ये जो सब है ये क्या है, ये सब एक घटक है। ये क्या है, कोशिका में, इनको लिख सकते हैं हम कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। हम इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये तो हो गए आपके कोशिका के बारे में। ये तो क्या हो गई, कोशिका के बारे में कि हमको जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। अब सबसे पहले आती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली। सबसे पहले आती है प्लाज्मा झिल्ली। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसी को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये क्या होती है, जो कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है सबसे, यानी कि जो कोशिका होती है उसको बाहर से कवरिंग करके जो रखती है वो कौन रखती है, कोशिका झिल्ली रखती है। कौन रखती है, कोशिका झिल्ली रखती है। यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर सब ये जो क्या होता है, जो कोशिका जो झिल्ली होती है इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव पाया जाता है। यानी कि इनके अंदर जो केंद्रक, कोशिका जो द्रव वगैरह है सब किसके अंदर पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है, एक आवरण है। कोशिका झिल्ली क्या है, एक आवरण है। और ये क्या करती है, यह है कोशिका की, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। बाहरी परत है।
ये क्या है, कोशिका की सबसे भारी परत है, यानी कि सबसे जो भारी परत है, यानी कि जो फर्स्ट परत है वो कौन सी है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है। अब ये क्या करती है, देखो ये जिस प्रकार से हमारी जो कोशिका है उसको बाहर से कवरिंग कौन करती है, ये कोशिका झिल्ली करती है। ये क्या है, एक परत है, एक तरह की क्या है, एक परत है। और ये क्या करती है, कोशिका को बनाए रखती है, कोशिका के आकार और जो कोशिका के अंदर जो भी जैसे कोशिकांग वगैरह हैं उन सबको क्या करती है, उनको अंदर रखती है। अगर कोशिका जो आपकी झिल्ली अगर फट जाएगी तो क्या हो जाएगी, वह कोशिका नष्ट हो जाएगी, वह कोशिका क्या होगा उसका, वो नष्ट हो जाएगी। यानी कि मान लो कोई एक ऐसे है, कोई संरचना इस प्रकार से, अगर उसकी बाहर की संरचना ही टूट जाएगी तो उसमें के जो भी अंदर है वो सब बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, सब बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या करती है, कवरिंग का काम करती है, यानी कि कोशिका की सबसे भारी क्या है, ये परत है। अब इसमें क्या होता है, जैसे गैसों का आना जाना होता है, जैसे मान लो कोशिका को क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए, और कोशिका जब भोजन की जब प्रक्रिया बनाती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनाएगी, तो जब वो बनाएगी तो उसमें क्या होगा, CO2 प्राप्त होगा, उसमें क्या होगा, CO2 प्राप्त होगा। तो जो गैस है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, CO2 निकालती है। तो जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, जो कोशिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो गैस जाती है अंदर, वो किस प्रकार से जाती है, तो ये जाती है, जो गैस होती है, गैस ये जाती है आपकी विसरण विधि से। कौन सी, विसरण से, विसरण विधि। अब ये विसरण विधि में क्या होता है, जो विसरण विधि होता है इसमें क्या होता है कि पदार्थों की जो गति होती है, पदार्थों की गति क्या होती है, उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, क्या होता है, निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता की ओर होती है। जो आपके विसरण विधि है उसमें क्या होता है, जो गैसें होती हैं, जो गैस होती है, यानी कि जो पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जैसे कोशिका में क्या हुआ, कोशिका में CO2 की कमी है, कोशिका में क्या है, CO2 की कमी है, और बाहर जो है कोशिका में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, सॉरी, जो कोशिका है उसमें क्या है, ऑक्सीजन कम है और CO2 ज़्यादा है। तो कोशिका को जैसे ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या हुआ, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कम है, लेकिन बाहर जो कोशिका के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो क्या गति उच्च सांद्रता से क्या निम्न सांद्रता की ओर होगी, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है वो अंदर जाएगी और ऑक्सीजन तो अंदर चली जाएगी, और जो CO2 है जो अंदर है, यानी कि CO2 की जो अंदर जो है वो तो ज़्यादा हो जाएगी सांद्रता, और बाहर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन तो अंदर चली जाएगी, CO2 क्या होगा, बाहर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो क्या चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, O2 तो कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी कोशिका में, और CO2 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, CO2 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जो आपके विसरण विधि में क्या होता है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। पदार्थों में जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से कैसे होती है, निम्न सांद्रता की तरफ होती है। तो जैसे देखो, ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो जो कोशिका है, कोशिका में क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है तो क्या अंदर चली जाएगी विसरण विधि से, और जो CO2 है वो अंदर ज़्यादा हो जाएगी और जैसे ही बाहर कम हो जाएगी, तो CO2 बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन क्या अंदर चली जाएगी। कौन सी विधि से, विसरण विधि के माध्यम से। ये क्या होती है, जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, कोशिका में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कौन सी विधि से होता है, विसरण विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा होता है। उसके बाद में आता है जल वगैरह, खनिज लवण, जो उसके बाद में क्या आता है, जल। और जो जल वगैरह जैसे कोशिका है, कोशिका में जो जल होता है वो किस प्रकार से अंदर जाता है और किस प्रकार से बाहर आता है। तो जो जल होता है वो जो विधि है वो है परासरण। वह कौन सी है,
परासरण विधि से। जो जल अंदर प्रवेश करता है यानी कोशिका में जो जल जाता है, कोशिका को जब जल की जो पूर्ति होती है तो वो कौन सी विधि के द्वारा? परासरण विधि के द्वारा जल जाता है अंदर कोशिका के अंदर। इसमें क्या होगा, परासरण में जो जल होता है, जल के अणु वर्णात्मक पारगम वर्णात्मक झिल्ली द्वारा उच्च जो जल है, उच्च जल की सांद्रता, उच्च जल की जो सांद्रता होगी, उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। जो परासरण विधि है, परासरण विधि में क्या होता है, परासरण विधि में जो जल के जो अणु है वर्णात्मक पारंगम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता में जाते हैं। यानी कि इसका कहने का जो तात्पर्य है, जो जल होता है कोशिका में, जो जल जाता है वो किस प्रकार से प्रवेश करता है, जो जल की जो सांद्रता होती है उस पर उसकी डिपेंड करता है, जल की सांद्रता कैसी है। तो यानी कि जब जल की जो सांद्रता निम्न जल की सांद्रता की ओर जाता है, यानी कि उच्च जल की जो सांद्रता होगी वो कहाँ जाएगी, निम्न जल की सांद्रता की ओर जाएगी। किसमें? जो परासरण विधि है इसमें। यानी कि परासरण विधि में जो उच्च जल की जो सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाता है जल, ये हो गया परासरण विधि। अब जो परासरण विधि होती है जिसमें भी क्या होता है, 3 प्रकार की, यानी कि परासरण जो विधि है उसमें अल्प परासरण, जो उसके बाद में होता है समपरासरण और उसके बाद में अति परासरण। यानी कि कैसे जो विलयन होंगे वो कैसे होंगे, अल्प परासरण विलियम पहला, अल्प परासरण विलियम, समपरासरण विलियम और अति परासरण विलियम। ये 3 प्रकार के विलयन हैं कि इसमें किस किस प्रकार से क्या होगा कोशिका के अंदर, यानी कि किस प्रकार से क्रिया होगी, जो परासरण की जो विधि है वो किस प्रकार से होगी। तो जानते हम इनको। हम क्या पढ़ रहे थे, परासरण के विधि, जो परासरण की विधि है उसके बारे में। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया जो विसरण विधि है, यानी कि जिससे क्या होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों का जो आदान जो प्रदान होता है वो कौन सी विधि से होता है, विसरण विधि के द्वारा। उसके बाद में परासरण विधि में क्या होता है, जो उच्च सांद्रता वाला जो जल है वो किधर जाता है, निम्न सांद्रता वाले जल की ओर जाता है। यानी कि उच्च सांद्रता वाला जल जो निम्न सांद्रता वाले जल की ओर क्या होते हैं, जाते हैं। अब इसमें जो आता है, पहला आता है अल्प परासरणी दाबी, जो विलयन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि सबसे पहले कौन सा, अल्प परासरण। सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले हम है अल्प परासरण दाबी विलयन। यानी कि जो सबसे पहले हम जानेंगे कौन से के, जो अल्प परासरण दाबी विलयन के बारे में। इसमें क्या होगा, जल में अगर मान लो शक्कर या कोई नमक वगैरह, जल में शक्कर अथवा नमक, यानी कि कोई जल है उसमें शक्कर या नमक की मात्रा कम, नमक की मात्रा कम, यानी कि चाहे उसमें नमक मिलाओ या शक्कर मिलाओ उसकी मात्रा तो क्या होगी, कम होगी। और जो जल होगा, जल की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जल की मात्रा कैसे होगी, ज्यादा
होगी, जल की मात्रा कैसे होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, जल है वो क्या होगा, परासरण विधि से, जल परासरण विधि से, परासरण विधि से जो कोशिका के क्या होगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। सबसे पहले कौन सा है, अल्प परासरणदाबी विलयन, यानी कि एक ऐसा विलयन तैयार करो, एक ऐसा विलयन तैयार करो जिसमें क्या हो, यानी कि कोई शक्कर या नमक मिलाए, उसमें क्या हो, शक्कर या नमक मिलाया हुआ हो। यानी कि एक जल है, जल में क्या मिला लीजिए, शक्कर या नमक, इसमें से कोई भी एक चीज़ मिला दीजिए। अब उस विलयन में आपने शक्कर और जो नमक मिलाया है उसमें क्या करना है, आपको नमक या शक्कर की मात्रा तो लेनी है आपको कम, और जल की मात्रा लेनी है ज़्यादा। जब ऐसी आप विलयन एक तैयार करते हो तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें आप कोशिका को डालें, उसमें हम कोशिका वगैरह को डालें तो जो जल परासरण की विधि से क्या होगा, कोशिका के अंदर जल चला जाएगा, उसमें क्या होगा, कोशिका के अंदर क्या होगा, जल चला जाएगा। यानी कि कोशिका के जो अंदर जो जल जाता है ना, वो इस प्रकार से जाता है, कौन सी विधि से, अल्प परासरणदाबी विलयन तैयार होने पर। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जो किशमिश होती है, क्या होता है, किशमिश होती है, तो किशमिश क्या होती है, वो इस प्रकार दबी हुई होती है, क्या होता है, वो इस प्रकार से दबी हुई होती है। तो आप किशमिश को क्या करते हो, जल में आप रख देते हो, क्या करते हो आप, जल में आप रख देते हो, तो क्या होगा, किशमिश क्या फूल जाएगी, किशमिश का क्या होगा, फूल जाएगी। यानी कि किशमिश के अंदर क्या चला गया, पानी चला गया, क्या हुआ, किशमिश के अंदर क्या हुआ, पानी अंदर चला गया। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से ये मैं विधि बता रहा हूँ। यानी कि किशमिश क्या हुआ, फूल गई, तो फूलने का जो कारण है, तो मतलब उसमें क्या हुआ, अंदर पानी कम था, क्या हुआ, अंदर पानी की मात्रा कम थी और बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा थी। तो मैंने अभी बताया था कि जैसे अल्प जो पानी होता है वो किधर, जैसे मान लो कोई कोशिका है, कोशिका में कैसे जाएगा, यानी कि पानी बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो पानी की जो मात्रा है वो कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। तो पहला तो ये है कौन सा, इस प्रकार का विलयन होगा जैसे अल्प परासरणदाबी विलयन। उसके बाद में आएगा समपरासरण, उसके बाद में आएगा समपरासरण, उसके बाद में आएगा समपरासरण, समपरासरण विलयन। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सम का मतलब होगा समान, सम का मतलब समान होगा। तो यानी कि जिसमें बाह्य जल की सांद्रता तथा जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जो जल है, स्थित जल की सांद्रता, कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक कैसा हो, बराबर हो, ठीक बराबर हो, कैसा हो, बराबर हो। तो क्या होगा, जो कोशिका है, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में जो जल है, जल की शुद्ध गति नहीं होगी, जल की शुद्ध गति नहीं होगी। इसमें क्या होगा, जितना जल अंदर जाएगा, अगर जल जितना अंदर गया, यानी कि जल क्या होगा, जितना अंदर गया वह उतना ही बाहर आ जाएगा, क्या होगा, उतना ही बाहर आ जाएगा, जो समपरासरण जो विलयन है, इसमें क्या होगा, जो बाह्य जल की सांद्रता और जो कोशिका में जो जल है उसकी सांद्रता क्या है, समान है। यानी कि जो कोशिका में जो अंदर जो जल की जो सांद्रता है और कोशिका के बाहर जो जल की जो सांद्रता है, वो दोनों क्या है, बराबर है, वो क्या है, दोनों बराबर है। तो इसमें क्या होगा, अगर जल की मात्रा कोशिका के अंदर प्रवेश करती है तो कोशिका क्या करेगी, उतना ही जल को क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। उसमें क्या होगा, कोशिका झिल्ली में जो जल की शुद्ध गति नहीं
नहीं होगी। शुद्ध गति का मतलब है कि उसमें कोई यानी कि बाहर से जो एक्स्ट्रा जो जल है वो ठहरेगा नहीं, यानी कि बाहर से जितना जाएगा तो वो क्या होगा उतना ही बाहर हो जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, कोशिका झिल्ली में जल की क्या होगी, शुद्ध गति नहीं होगी। क्या होगा, जो कोशिका है उस जो कोशिका झिल्ली है उसमें क्या होगा, शुद्ध गति नहीं होगी। ये था आपका दूसरा, जिसमें कौन सा था, संपरासरण विलयन। यानी कि इसमें क्या होगा, जो कोशिका के जो बाहर जो जल की सांद्रता है और कोशिका के अंदर जो जल की जो सांद्रता है वो दोनों क्या है, बराबर हैं। वो दोनों क्या है, बराबर हैं। उसके बाद में आता है अल्प हो गया, सम हो गया, उसके बाद में आता है अति। उसके बाद में कौन सा है, अति परासरण, परासरण यानी कि अति परासरण दाबी विलयन। पहला मैंने बता दिया, दूसरा, पहला अल्प परासरण, दूसरा सम परासरण और तीसरा हो गया अति परासरण। तीसरा कौन सा हो गया, अति परासरण। इसमें क्या होगा, जिसमें अति परासरण में क्या होगा कि जो कोशिका है, कोशिका के जो भार, कोशिका के भार वाला विलयन, भार वाला जो विलयन है, कोशिका के जो भार वाला जो विलयन है, अंदर के जो घोल, अंदर जो विलयन है उसके घोल से क्या है, अधिक सांद्र है। क्या है, अधिक सांद्र है। तो क्या होगा, जल है, जो जल है परासरण द्वारा, जल है जो परासरण द्वारा कोशिका से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कोशिका से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कोशिका से बाहर आ जाएगा। मतलब क्या होगा, इस स्थिति में कोशिका के अंदर जो जल था, जो कोशिका के अंदर जल था वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि कोशिका के अंदर जो जल था वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए जो कोशिका क्या होगी, कोशिका का, इसलिए कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। यह है आपका अति परासरण दाबी विलयन। इसमें क्या होगा, जो कोशिका के जो भार वाला जो विलयन है, यानी कि कोशिका के जो भार वाला जो विलयन है, अंदर वाले जो विलयन से क्या होगा, अधिक सांद्र होगा। इसमें क्या होगा, अंदर वाले विलयन से अधिक सांद्र होगा। पहले में क्या था, जो भार वाला यानी कि जो नमक या जो भी था आपके जल या शक्कर, उसकी मात्रा कम थी और किसकी मात्रा ज़्यादा थी, जल की मात्रा ज़्यादा थी। तो जल क्या हुआ, परासरण विधि से कोशिका के अंदर यानी कि जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर चला गया। दूसरी में क्या थी, जो बाहर का विलयन और अंदर का जो विलयन की जो सांद्रता है वो दोनों क्या थी, समान थी। लेकिन तीसरे में क्या हुआ, बाहर वाले जो विलयन है वो अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, यानी कि जो बाहर वाला जो विलयन है उसकी सांद्रता अब क्या है, ज़्यादा है। अब क्या है, ज़्यादा है। तो जल परासरण द्वारा कोशिका से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, कोशिका से बाहर आ जाएगा। इस स्थिति में जल अंदर था वो बाहर आ जाएगा, इसलिए कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। इसलिए क्या होगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। यानी कि पहले वाले में तो क्या हुआ था, कोशिका फूल रही थी, इसमें क्या होगा, कोशिका सिकुड़ रही है। तो जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी ऐसा अपन जो तैयार करते हैं विलयन, तो उसमें क्या होगा, कोशिका हो जाएगी जो सिकुड़ जाएगी। जैसे किशमिश वगैरह का जब अगर जल अंदर से बाहर चला जाता है, जो किशमिश होती है उसका क्या होता है, जल ही तो बाहर चला जाता है, तो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसी प्रकार यह भी कोशिका क्या हो जाएगी, जल बाहर जाने पर क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो ये था आपके जो परासरण विधि में, यानी कि किस किस प्रकार से जो विलयन है, यानी कि कौन कौन से विलयन तैयार होते हैं और किस प्रकार से ये क्रिया होती है। उसके बाद में आता है आपका, एक होता है एंडोसाइटिस। एक क्या होता है, एंडोसाइटिस।
इसमें क्या होता है, एंडोसाइटिस में क्या होता है, एंडोसाइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो कोशिका क्या होती है, लचीली होती है, अपन को पता है। कोशिका का लचीला, कोशिका का लचीला जो पन होता है, एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाहर पर्यावरण से जो अपना भोजन है, पर्यावरण से अपना भोजन तथा भोजन के साथ अन्य पदार्थ, भोजन तथा अन्य पदार्थ क्या करते हैं, ग्रहण करने में क्या होती है, सहायता करता है, क्या करता है, सहायता करता है। जो ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस यानी कि जो कोशिका का जो लचीलापन होता है, यानी कि कोशिका कैसी होती है, जो लचीलापन होता है, कोशिका का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाहर जो पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ जो ग्रहण करने की जो सहायता करता है, वो ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि जो कोशिका होती है, वो क्या कर रही है, बाहर से क्या कर रही है, भोजन ले रही है, यानी कि क्या कर रही है, बाहर से भोजन तथा अन्य जो पदार्थ जो ग्रहण करती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। किसको, जो कोशिका क्या करती है, बाहर से पदार्थ जो यानी कि जो भोजन है उसको या अन्य जो पदार्थ को ग्रहण करती है, उसके बारे में। तो ये था आपके किसके बारे में, जो आपके कोशिका झिल्ली या जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके बारे में। यानी कि जो आपके प्लाज्मा झिल्ली के अंदर यानी कि जो किस प्रकार से क्रिया होती है, यानी कि परासरण की विधि से तो क्या जाता है आपके जल वगैरह, यानी कि परासरण विधि से क्या चला जाता है, जल वगैरह चला जाता है। और उसके बाद में गैसें किस विधि से जाते हैं, विसरण विधि से गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, विसरण विधि से होता है। कुछ पेड़ पौधों में भी इसी प्रकार से जो जल का और जो जल पहुंचाया जाता है, जैसे जड़ों से जो तने तक जल पहुंचाया जाता है, इसी विधि से पहुंचाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हमने कोशिका जो झिल्ली है उसको पढ़ लिया, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद में क्या आया था, केंद्रक के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे हम, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कोशिका जो भित्ति होती है उसके बारे में बता देता हूँ। यानी कि कोशिका जो भित्ति होती है वो क्या होती है, हमारे जो यानी कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें तो कोशिका झिल्ली होती है, और जो पादप कोशिकाएं होती है उनके अंदर कोशिका झिल्ली से पहले क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। यानी कि कोशिका भित्ति का क्या होता है, आवरण होता है। तो कोशिका भित्ति क्या करती है, ये सिर्फ किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ना कि जो जंतु कोशिकाएं हैं, जो जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती। सिर्फ कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में सिर्फ ये पाई जाती है। कौन सी, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका जो भित्ति है वो क्या है, तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा
प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यानी कि क्या होता है, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त, कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त क्या पाई जाती है, ये जो आपके कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो ये कोशिका जो भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये है किसकी बनी होती है, यह है सेलुलोज, यानी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये कैसी होती है, थोड़ी कठोर होती है। यानी कि ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कौन, जो कोशिका भित्ति है। नोट लिख के इनमें क्या होता है, केवल एक नोट लिख लो, केवल जीवित जो कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं, केवल जो जीवित कोशिकाओं में ही क्या होता है, जो परासरण द्वारा जो जल है, जल अवशोषण, परासरण, जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत जो कोशिकाओं में, न कि किसमें, मृत कोशिकाओं में। इस नोट का कहने का मतलब है कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उन्हीं में जो परासरण द्वारा जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। यानी कि जो जल है उसका जो अवशोषण की जो क्षमता होती है वो सिर्फ किस में होती है, जीवित कोशिकाओं में होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में होती है। ये इस नोट का मतलब है। यानी कि जो केवल जीवित कोशिकाओं में क्या होता है, परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में होती है। अब पढ़ेंगे हम केंद्रक के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे, जो केंद्रक होता है उसके। हमने कोशिका भित्ति पढ़ ली, कोशिका झिल्ली पढ़ ली, अब पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक में क्या क्या होता है, एक तो केंद्रक में एक तो क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में क्या होता है, आनुवांशिकता क्या होते हैं, आनुवांशिकता के गुण होते हैं। यानी कि क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, गुण या लक्षण होते हैं। और जो क्रोमोसोम है वो किस से मिलकर तैयार होता है, जो क्रोमोसोम है वो किस से तैयार हो रहा है, वो एक तो डीएनए से, किससे, डीएनए, उसके बाद में प्लस किससे, प्रोटीन, उसके बाद में किससे, प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन के या बने होते हैं, तैयार होता है, बने होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं। इसका डीएनए की फुल है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। जो क्रोमोसोम होता है वो किससे होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन के क्या होते हैं, बने होते हैं। और जो डीएनए होता है, डीएनए के क्रियात्मक खंड होते हैं, खंड वो क्या होते हैं, क्रियात्मक खंड वो क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं, उसे जीन कहते हैं।
डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन किसके ऊपर होते हैं? डीएनए के ऊपर। और ये जीन क्या होते हैं? मुख्य रूप से ये जीन ही होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। यानी कि एक पीढ़ी का लक्षण दूसरे पीढ़ी में जो जा रहा है उसका जो मुख्य जो पहुंचाने का जो कार्य होता है कौन लेके जाता है? जीन लेके जाते हैं। ये है आपके केंद्रक के बारे में। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। और इस केंद्रक जो होता है उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। केंद्र में क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम के में ही आनुवंशिकता क्या होते हैं? लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। क्रोमोसोम किससे तैयार होता है? डीएनए से और प्रोटीन से तैयार होता है। यानी कि डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये जीन ही है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या ले जाते हैं? लक्षणों को ले जाते हैं। यानी कि जो हमारे जो लक्षण हैं इनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करते हैं? जीन करते हैं। कौन करते हैं? जीन करते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं ये कैसे जो क्रोमोसोम होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। ये था आपके केंद्रक के बारे में। यानी कि ये क्या था? केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम क्या है? आनुवंशिकता गुण यानी कि जो लक्षण हैं वो होते हैं। और जो क्रोमोसोम किस किस से मिलकर तैयार हो रहे हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से तैयार होते हैं। डीएनए और आरएनए आपने पढ़ा होगा। डीएनए और आरएनए। आरएनए राइबोजिक न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यानी कि डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। और जो डीएनए की जो क्रियात्मक जो खंड है वो क्या है? खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यानी कि डीएनए के जो क्रियात्मक खंड है उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। हमने कोशिका भित्ति पढ़ ली, कोशिका झिल्ली पढ़ ली, केंद्रक पढ़ लिया। अब पारी है कोशिका द्रव की। अब हम किसके बारे में जानेंगे? कोशिका द्रव के बारे में। देखो एक बात देख लो, जो कोशिका होती है, जो कोशिका है, कोशिका क्या होती है? जो कोशिका विभाजित नहीं होती, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें जो यह डीएनए है, उसमें यह डीएनए है, डीएनए वो कैसे रहता है? क्रोमोटिन पदार्थ के रूप में रहता है। क्रोमोटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। के रूप में कैसा रहता है? विद्यमान रहता है। यानी कि जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही हो, कोशिका यानी कि कोई कोशिका है जो विभाजित नहीं हो रही हो उस टाइम, यानी कि जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें ये जो डीएनए होता है जो वो किस में रहता है? क्रोमोटिन जो पदार्थ है, क्रोमोटिन पदार्थ के रूप में कैसा रहता है? विद्यमान रहता है। किस में रहता है? जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें। किस फॉर्म में रहता है? क्रोमोटिन पदार्थ के रूप में रहता है। उसके बाद में ये कुछ मुख्य जो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो कुछ जीव होते हैं, जैसे कुछ जीवों में जो कोशिका, कुछ जीवों में कोशिका जनन में केंद्रक क्या करता है? केंद्रक है जो महत्वपूर्ण क्या करता है? भूमिका निभाता है। क्या करता है? भूमिका निभाता है। क्या होता है? जो कुछ कोशिकाएं हैं उनमें जो कौन सी? जनन की कोशिका, यानी कि ये क्या है? ये नोट है, यानी कि कुछ मुख्य पॉइंट है। कुछ जीव में कोशिका जनन में क्या होता है? केंद्र क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता
है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में जैसे बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में क्या होता है, केंद्रक बैक्टीरिया जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मैंने कल जो पिछली क्लास है उसमें आपको मैंने बताया था कि हमारा जो केंद्रक होता है, केंद्रक को जो बाहर से जो कवरिंग करके रखती है, यानी कि एक तो होती है कोशिका झिल्ली, एक तो क्या थी, कोशिका झिल्ली बताई थी, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये तो क्या थी, कोशिका झिल्ली थी। लेकिन जैसे केंद्रक था तो क्या इस केंद्रक के बाहर भी क्या एक झिल्ली बताई थी मैंने, जिसको मैंने क्या कहा था, केंद्रक झिल्ली कहा था, जिसको मैंने क्या बताया था, केंद्रक झिल्ली होता है। तो जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी कि केंद्रक झिल्ली किस में नहीं पाई जाती, बैक्टीरिया वगैरह में ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जब हम में ये केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, हम में यानी कि जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें ये केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अब देखो, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकैरियोटिक। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जीवों की कोशिका में, ऐसे जीवों की कोशिकाओं में क्या होता है, जो केंद्रक जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। यानी कि ऐसे जीव जिनमें केंद्रक जो झिल्ली है वो नहीं होती है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीव क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने अभी बताया था बैक्टीरिया वगैरह में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो जो बैक्टीरिया है ये किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आएंगे। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। उसमें मैंने अभी बताया क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया वगैरह में नहीं होती। दूसरी होती है यूकैरियोटिक। दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक, दूसरा हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जिन जीवों के अंदर हम लिख सकते हैं, जिन जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है या होती है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या आएगा, जिन जीवों के अंदर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। यानी कि उन कोशिकाओं में जो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये था आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब देखो, जैसे प्रकाश संश्लेषित जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, प्रकाश मैं ये मिटा देता हूं, ये आपके किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, जो अभी आपके जो मुख्य पॉइंट, यानी कि जो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरियाओं में क्लोरोफिल
झिल्ली, क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ, पुटिका के साथ होता है। कैसे होता है? पुटिका के साथ होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल है वो किस रूप में पाया जाता है? प्लास्टिड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? प्लास्टिड में होता है। किस में होता है? प्लास्टिड में होता है। ये थी कुछ मुख्य बातें। ये क्या थी? कुछ जो मुख्य बातें जो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कोशिका द्रव। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे क्या? कोशिका द्रव के बारे में। केंद्रक हो गया, कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, और जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक जो कोशिका उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव के बारे में। किसके बारे में? कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव, इसमें पाए जो बातें जो यानी कि जो मुख्य, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद में राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये सब कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम कोशिका द्रव। क्या जानेंगे हम? कोशिका द्रव के बारे में। जो कोशिका द्रव है ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव, कोशिका द्रव एक क्या है? तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ है वो ही क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली कह दो या कोशिका झिल्ली कह दो, उसके अंदर जो कोशिका जो द्रव पाया जाता है वो ही क्या होता है? जो कोशिका द्रव, यानी कि एक जो तरल पदार्थ पाया जाता है वही कोशिका द्रव कहलाता है। यानी कि कोई कोशिका है, उसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, यानी कि कोई द्रव पाया जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। एक होता है जीव द्रव। एक क्या होता है? जीव द्रव। एक क्या होता है? जीव द्रव। जो जीव द्रव किसे कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं कोशिका द्रव को। कोशिका द्रव प्लस उसके बाद में केंद्रक को। उसके बाद में केंद्रक को। देखो, जो कोशिका द्रव है वो तो क्या है? कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है, कोशिका के अंदर क्या है? एक तरल पदार्थ है, और उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोशिका द्रव। लेकिन जीव द्रव, अगर आपसे पूछे जीव द्रव किस किस से मिलकर तैयार होता है, तो जीव द्रव किस को कहते हैं? जो कोशिका द्रव और जो केंद्रक को जो संयुक्त रूप से कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने जीव द्रव को परिभाषा दी तो क्या कहा था? जीव द्रव किस किस को, यानी कि कोशिका द्रव और जो केंद्रक को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? जीव द्रव कहेंगे। यानी कि किसी भी कोशिका के लिए जो महत्वपूर्ण है तो वो क्या है? जीव द्रव है। यानी कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव पाया जाता है। अब ये जीव द्रव में सब कुछ आ गया, कोशिका द्रव आ गया और केंद्रक आ गया। क्या क्या आ गया? कोशिका द्रव आ गया और केंद्रक आ गया। यानी कि कोशिका द्रव में सब आ जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम सब आ जाएंगी। और आपको मैंने केंद्रक बताया था तो केंद्रक भी इसके अंदर आ गया। तो ये क्या हो गया? कोशिका के अंदर जो जीव द्रव पाया जाता है। हम कह सकते हैं कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव पाया जाता है। और उस जीव द्रव में क्या आ गया? कोशिका द्रव भी आ जाएगा और केंद्रक भी आ जाएगा। हमने तीन चीजें पढ़ रहे थे हम।
पहले हमने पढ़ी थी क्या, कोशिका जो झिल्ली या भित्ति पढ़ी थी, जो भित्ति जंतु कोशिका में होती है, जबकि जो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में, पादप कोशिकाओं में भी। उसके बाद में हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा। तो केंद्रक में क्या होता है, केंद्र में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए और प्रोटीन क्या तैयार करते हैं, क्रोमोसोम तैयार करते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, जीन पाए जाते हैं, यानी कि जीन क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ले जाते हैं। तो जो केंद्रक और जो कोशिका के अंदर, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, जीव द्रव, जो हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका द्रव। जो कोशिका द्रव और जो केंद्रक जब संयुक्त रूप से हम इसको कहें तो इनको जीव द्रव कहा जाता है। कह सकते हैं कोशिका द्रव और जो केंद्रक है इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, जीव द्रव कहा जाता है। अब देखो कोशिकांग अंग होते हैं इसमें कौन कौन से। अब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, कोशिकांग। क्या पढ़ेंगे, कोशिकांग। अब कोशिकांग में अब हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, हम जानेंगे ईआर के बारे में, यानी कि अंतःप्रदव जालिका। पहला क्या है, अंतःप्रदव जालिका लिख दो, या अंतःद्रवी जालिका। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ईआर। इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईआर। ये क्या होता है, जो अंतःप्रदव जालिका, जो यानी कि क्या है, अंतःद्रवी जालिका होती है, वो क्या होता है, यह जो झिल्ली होती है, यह झिल्ली युक्त क्या है, झिल्ली युक्त क्या है, ये नलिकाएं हैं। यह झिल्ली युक्त नलिकाएं हैं, तथा ये क्या है, झिल्ली युक्त नलिकाएं हैं तथा सीट का बहुत क्या है, बहुत बड़ा क्या है, ये तंत्र है। क्या है, ये बहुत बड़ा तंत्र है। और यह है प्लाज्मा, यह प्लाज्मा जो झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली के क्या है, समरूप है, समरूप होती है। अब जो आपके यानी कि अंतःप्रदव जालिका क्या है, ये एक झिल्ली युक्त नलिकाएं हैं, यानी कि क्या है, एक झिल्ली युक्त नलिकाएं हैं। और सीट का बहुत बड़ा क्या है, एक तंत्र है। क्या है, एक सीट का बहुत बड़ा, यानी कि जो कोशिका है उसमें क्या है, एक बहुत बड़ा तंत्र है। और ये प्लाज्मा झिल्ली के क्या होता है, समान होता है। ये कैसा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के कैसा होता है, समरूप होता है। प्लाज्मा झिल्ली के कैसा होता है, समरूप होता है। अब जो आपके ईआर है यानी कि अंतःद्रव्य जालिका, ये दो प्रकार का होता है, एक तो खुरदरा और एक होता है चिकना। यानी कि पहला हो जाएगा आपके खुरदरा, पहला हो जाएगा आपके खुरदरा, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। क्या हो जाएगा, पहला खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं RER। इसको क्या लिख देते हैं, RER। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, जो खुरदरी वाली होती है ये करती है, यह खुरदरी दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम खुरदरी रखा। यह खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस पर क्या होते हैं, इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। अब जो राइबोसोम ये क्या है, ये प्रोटीन है। और जो राइबोसोम होता है, और राइबो जो सोम है, राइबो जो सोम पर क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषित होता है। क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, संश्लेषित होती है। यह जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाती है।
जो ई यानी कि RER है, यानी कि खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। पहली क्या है, इसके 2 भाग हैं। ER के कितने हैं, 2 भाग है। इसका काम क्या है, ये पहले तो कैसी होती है, जो झिल्ली युक्त नलिकाएं होती है, ये बहुत बड़ा तंत्र है और ये प्लाज्मा जो झिल्ली है उसके समरूप होती है। और जो अंतःद्रवी जो जालिका है इसकी 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और दूसरी होती है चिकनी, उसके बाद दूसरी क्या होती है, चिकनी अंतःद्रव जालिका। अब जो पहली खुरदरी अंतःद्रव जो जालिका है इसमें क्या होता है, ये खुरदरी दिखाई देती है। पहले तो ये कैसे दिखाई देती है, खुरदरी दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। अब ये खुरदरी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। और जो राइबोसोम हैं वो प्रोटीन संश्लेषित होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये राइबोसोम जो होती है पर प्रोटीन संश्लेषित होती है और ये प्रोटीन को क्या करती है, कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि RER का जो खुरदरी अंतःप्रदव जालिका है उसका काम क्या है, प्रोटीन को जो कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाना। इसका काम क्या है, जो कोशिका है उसके अंदर जो प्रोटीन है, जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या करती है, पहुंचाने का कार्य करती है एक जो विभिन्न भागों तक, यानी कि जिसको प्रोटीन की जो जरूरत होगी वहां पे क्या करेगी, ये प्रोटीन को पहुंचाएगी। कौन, जो आपके खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, ये क्या करती है, प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाती है। उसके बाद में आता है जो खुरदरी हो गई, उसके बाद में आता है चिकनी। उसके बाद में कौन सी आती है, चिकनी, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। खुरदरी हमने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम चिकनी अंतःप्रदव जालिका। ये इसको क्या कहते हैं, SER। इसको क्या लिखते हैं, SER। अब देखो खुरदरी में तो हमने जान लिया क्या होता है, प्रोटीन का कार्य होता है, यानी कि प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रोटीन को कोशिकाओं के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। जो चिकने अंतःप्रदव जो जालिका है यानी कि SER, इसमें क्या होगा, यह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यह वसा, यह वसा अथवा लिपिड कहते हैं, वसा अथवा लिपिड। लिपिड के जो अणु हैं, लिपिड के अणुओं को बनाने में क्या होती है, सहायता करती है। क्या करती है, सहायता करती है। यानी कि इसका क्या काम है, वसा अथवा जो लिपिड के जो अणु हैं उनको क्या करती है, बनाने में सहायता करती है। कौन, जो चिकनी अंतःप्रदव जालिका। और एक और मुख्य काम होता है इसका दूसरा, एक दूसरा क्या काम होता है, यह जो क्या करती है, विष तथा विष यानी कि जहर, विष तथा जो दवा है, विष तथा दवा को क्या कर देती है, निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि दूसरा इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, यह क्या करता है, विष तथा दवा, यानी कि जो विष वगैरह, यानी कि कोई छोटा मोटा जो जहर है, हमने अगर जो जहर है वो उसको क्या कर लिया, अगर खा लिया तो उसको क्या करती है, निराविषीकरण, यानी कि जो कोशिका तक अगर कोई हल्का फुल्का जो जहर पहुंच गया था उसको क्या करती है, निराविषीकरण करने का क्या करती है, उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि उसको क्या कर देती है, निराविषीकरण करती है, उसके असर को क्या कर देती है, कम कर देती है। कौन, SER। यानी कि जो चिकनी अंतःप्रदव जो जालिका है उसका 2 काम मुख्य हो गए। पहले तो वसा अथवा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करती है, दूसरा विष जो होता है, विष को क्या कर देती है, निराविषीकरण करने में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हो गया आपके ER का काम, यानी कि जो अंतःद्रवी जालिका के काम क्या क्या हो गए। यानी कि ये कैसी होती है, ये एक तो झिल्ली युक्त नलिकाएं होती है, ये कैसी होती है, झिल्ली युक्त नलिकाएं होती है, तथा ये बहुत बड़ा इसका क्या है, तंत्र है। और प्लाज्मा झिल्ली के कैसे है, ये समरूप है। कैसी है ये, प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उसके किस प्रकार है, समरूप है। उसके बाद में खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, इसके 2 भाग हैं, पहला खुरदरी अंतःप्रदव जालिका, दूसरी है चिकनी अंतःद्रवी जालिका। जो खुरदरी को कहते हैं हम RER,
तो इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन वगैरह होते हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो, यानी कि प्रोटीन को क्या करते हैं, कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि जो कोशिका के जो कोशिका में जो प्रोटीन की जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, तो प्रोटीन को जो पहुंचाने का जो कार्य कौन करता है, आपके RER करता है। यानी कि कोशिका में कौन करता है, जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। उसके बाद चिकनी अंतर्द्रव्य जो जालिका है वो क्या करती है, जो वसा या लिपिड, यानी कि वसा व लिपिड के जो अणु होते हैं उनको बनाने में सहायता करती है, और जो विष होता है उसको क्या करती है, निराविषीकरण करने में सहायता करती है। ये है आपके किसके बारे में, ये है आपके बारे ER के बारे में, यानी कि अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में। ये किसके बारे में है, अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में। अब इसके बाद में हम देखेंगे गोल्जी का, यानी कि जो गोल्जी उपकरण है उसके बारे में। गोल्जी काय कहते हैं जिसको, जो गोल्जी काय होता है ये क्या करता है, जो ये ER ने जो बंडल, जो ER जो प्रोटीन बनाता है, जो ER क्या करता है, प्रोटीन जो बनाता है, यानी कि प्रोटीन को क्या करता है, ये बंडलों में बना देता है। उस प्रोटीन को क्या करता है, बंडलों में बना देता है, यानी कि बंडलों के रूप में क्या करता है गोल्जी काय, उनको बंडलों के रूप में बना देता है। उसके बाद में लाइसोसोम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। तो अब कौन सा, गोल्जी उपकरण। उसके बाद में क्या आ जाएगा, गोल्जी उपकरण, यानी कि गोल्जी काय जिसे कहते हैं। तो जो गोल्जी उपकरण है इसमें क्या होगा, जो ER है, यानी कि आपने अंतःप्रद्रव जालिका ER में जो संश्लेषित है, ER में जो संश्लेषित जो पदार्थ हैं, पदार्थ गोल्जी उपकरण में क्या किए जाते हैं, पैक किए जाते हैं। यानी क्या किए जाते हैं, ये गोल्जी उपकरण में क्या कर दिए जाते हैं, पैक कर दिए जाते हैं। और उसके बाद में, और उन्हें कहाँ तक, कोशिका के बाहर तथा अंदर, कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न भागों में या क्षेत्रों में, विभिन्न भागों या क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। यानी कि क्या होता है, जो ER में जो संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं, यानी कि ER में जो संश्लेषित पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन वगैरह और क्या थे, जो लिपिड वगैरह, फैट वगैरह को क्या किया था, तो उन क्या करता है, गोल्जी को जो उपकरण है उसमें क्या कर दिए जाते हैं, पैक कर दिए जाते हैं। इनकी पैकिंग कर दी जाती है, इनकी क्या कर दी जाती है, बंडलों के रूप में पैक कर दिए जाते हैं, और उन्हें कोशिकाओं के बाहर तथा विभिन्न भागों तक, क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। यानी कि कोशिका के अगर उसको बाहर भेजना है तो बाहर भेज दिया जाता है, और उसको अगर विभिन्न कोई भी कोशिका के जहाँ पे उसको भेजना है वहाँ भेज दिया जाता है। कहने का मतलब है गोल्जी का है, गोल्जी उपकरण में क्या किया जाता है, उन पैकिंग का काम किया जाता है। यानी कि बंडलों के रूप में क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। किसमें, गोल्जी काय में क्या कर दिया जाता है, यानी कि जो पदार्थ है, जो संश्लेषित जो पदार्थ है, उनको क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, जो गोल्जी उपकरण है, गोल्जी जो उपकरण द्वारा लाइसोसोम को, इसको लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, यानी कि इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। उसके बाद में आपके आ जाता है लाइसोसोम। उसके बाद में क्या आता है आपके, लाइसोसोम है, ये कोशिका को क्या करता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर उनको निपटा देता है। यानी कि क्या कर देता है, जो कोशिका के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको निपटा देता है। लिख सकते हैं हम, कोशिका के
कोशिका के अंदर या कोशिका का जो अवशिष्ट है, कोशिका का जो अवशिष्ट जो निपटाने वाला यंत्र, अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, यानी कि कोशिका का जो अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन है? लाइसोसोम है। कौन है? लाइसोसोम है। ये क्या करता है? जो कोशिका के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको क्या कर देता है? निपटा देता है। और इसे क्या कहते हैं? और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जो पाचक एंजाइम होते हैं वो क्या कर देते हैं? जो अवशिष्ट पदार्थों को क्या कर देते हैं? निपटा देते हैं। दूसरी बात है, अगर ये जो लाइसोसोम है ये अगर फूट गई, क्या हो गया? ये अगर फूट गई तो ये जितने भी कोशिका में क्या है, जो कोशिकांग है सबको नष्ट कर देगी। क्या करेगी? ये सबको नष्ट कर देगी, यानी कि कोशिका को ये क्या कर देगी? खत्म कर देगी। यानी कि इसीलिए इसे क्या कहता है? आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यानी कि ये क्या हो गई? अगर ये फट गई तो ये क्या कर देगी? जितने भी कोशिकांग है सबको क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। तो इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली या एटम बम कहा जाता है। यानी कि एक बार फटा तो पूरी कोशिका को क्या कर देगी? खत्म कर देगी। अगर कोई कोशिका डेड हो जाती है तो उसमें क्या होता है? ये लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है। और लाइसोसोम फटने के बाद में वो कोशिका का क्या होता है? निपटारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म। यानी कि जो उसका अवशिष्ट पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो पहला कार्य कोशिका के जो अवशिष्ट जो पदार्थ है उनको निपटाने का काम करता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। और उसके बाद में इसमें क्या होता है? इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम होते हैं। और जो ये पाचक एंजाइम है इनको कौन बनाता है? RER बनाते हैं। कौन बनाते हैं? RER बनाते हैं। यानी कि जो पाचक एंजाइम है इन्हें कौन बनाता है? RER बनाते हैं। कौन बनाते हैं? RER। RER का मतलब क्या है? जो खुरदरी, कौन सी? खुरदरी जो अंतःप्रद्रवजालिका है वो क्या बनाती है? ये इसको बनाती है, जो एंजाइम है उनको। और जो ये एंजाइम क्या होते हैं? ये पाचक एंजाइम होते हैं। ये कैसे एंजाइम होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। और ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? जो कोई भी कोशिका है उसमें जो अवशिष्ट जो भी पदार्थ है उनको क्या कर देते हैं? निपटाने का काम करते हैं। और अगर ये लाइसोसोम, यानी कि ये जो लाइसोसोम की जो अगर ये फट गई तो ये पूरी कोशिका को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके बाद में लाइसोसोम के बाद में आता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में क्या आता है आपके? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? बिजली घर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजली घर। किसका? कोशिका का। किसका? कोशिका का बिजली घर। किसका? कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, कोशिका का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। और यह क्या करता है? एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एटीपी के रूप में क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? जो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहा जाता है? बिजली घर कहा जाता है। और यह एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या करता है? उत्पन्न करता है या पैदा करता है। इसके पास में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसके पास में खुद का, यानी कि अपना स्वयं का क्या होता है? एक तो राइबोसोम होता है, एक तो राइबोसोम होता है। और क्या होता है? डीएनए होता है। इसके पास में क्या होता है? डीएनए होता है।
तो ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन खुद ही बना लेता है, कुछ प्रोटीन खुद ही बना लेता है, खुद ही बना लेता है। यानी कि इसके पास में क्या है, डीएनए है और क्या है, राइबोसोम है। तो जिसके पास अगर राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, क्या काम है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये क्या कर लेता है, राइबोसोम होने के कारण ये क्या कर लेता है, खुद कुछ यानी कि पूरी नहीं, कुछ प्रोटीन बना लेता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह, बिजली घर, इस प्रकार के इसके नाम है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो ऊर्जा जो प्रदान करता है, यानी कि ऊर्जा का जो निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनो ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। इसके पास अपना स्वयं का क्या है, राइबोसोम और डीएनए। तो ये कुछ हद तक यानी कि कुछ प्रोटीन ये क्या कर लेता है, खुद बना लेता है। ये किसके बारे में है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लाइसोसोम पढ़ लिया, गोल्गी पढ़ लिया और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम राइबोसोम वगैरह के बारे में। अब पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। यानी कि लाइसोसोम हमने पढ़ लिया, आत्मघाती थैली जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली। इसमें क्या होता है, पूर्ण पाचक, यानी कि इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे शक्ति ग्रह, बिजली घर कहा जाता है, और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, तथा इसके खुद के पास डीएनए तथा प्रोटीन और राइबोसोम होता है। तो कुछ प्रोटीन का क्या कर लेता है, ये निर्माण कर लेता है। उसके बाद में आता है राइबोसोम, मैंने बता ही दिया आपको, राइबोसोम। उसके बाद में आता है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन निर्माण। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है, राइबोसोम का प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन का निर्माण करना। उसके बाद में आता है प्लास्टिड। उसके बाद में क्या आता है आपके, उसके बाद में आता है प्लास्टिड। जो प्लास्टिड है उसमें क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, पहले तो पादपों में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, जो पादप जो होते हैं, यानी कि पादप कोशिकाओं में ये पाया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, यानी कि यह है केवल पादप, यह केवल पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पाया जाता है। और यह पाया जाता है या स्थित होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। पहला तो हम लिख सकते हैं कौन सा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट पहला तो कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। जो ये कैसा होता है, ये रंगीन, कैसे होते हैं, रंगीन प्लास्टिड होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन। ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट के बाद में ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। ये कैसा होता है, ये श्वेत कह सकते हैं इन्हें, या रंगहीन, या रंगहीन। क्या है ये, प्लास्टिड है। रंगहीन क्या है, प्लास्टिड है। ये कैसे, रंगीन कह सकते हो, हम श्वेत कह सकते हो। अब इनके बारे में और देखो क्या होता है, जिस प्लास्टिड में, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। यानी कि ऐसा जो प्लास्टिड जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, किस, यानी कि क्या पाया जाओ, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्णक है, उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्लोरोफिल होता है, उसे ही क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट
कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, पौधों में क्या करता है, पौधों में संश्लेषित में क्या होता है, आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या काम आता है, जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जो भोजन का जो निर्माण करते हैं उसमें उनको क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद में जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो होता है वो अतिरिक्त विभिन्न पीले नारंगी रंग के क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। क्या होते हैं, पीले रंग के और नारंगी रंग के, पीले नारंगी रंग के क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। किसमें, ये जो किसमें होता है, जो पीले और जो नारंगी रंग के जो वर्णक होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, जो प्लास्ट में जो क्लोरोफिल जो अतिरिक्त क्या होते हैं, विभिन्न जो पीले रंग के तथा नारंगी रंग के क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। उसके बाद में जो ल्यूकोप्लास्ट होता है प्राथमिक रूप से क्या है, एक अंग है। जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से क्या है, अंगक है। क्या है, अंगक है, जिसमें क्या होता है, स्टार्च, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन, उसके बाद में क्या, प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या होते हैं, संचित रहते हैं। जैसे पदार्थ संचित रहते हैं, जैसे पदार्थ क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। यानी कि प्लास्टिड किस में पाया जाता है, पहला तो जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें पाया जाता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और जिन प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद में जो ल्यूकोप्लास्ट होता है प्राथमिक रूप से क्या है, अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। इसमें भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसमें भी क्या होता है, जो डीएनए और क्या होता है, राइबोज होता है। क्या, राइबोसोम होता है। क्या होता है, डीएनए तथा राइबोसोम होता है। जो क्या करता है, राइबोसोम तो क्या करता है, कुछ प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। उसके बाद में आपका आते हैं लास्ट में रसधानियाँ। उसके बाद में क्या आती है आपके लास्ट में, रसधानियाँ आती हैं। उसके बाद में प्लास्टिड हो गया आपका, 2 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, रंगीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, रंगहीन यानी कि श्वेत होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और प्लास्टिड में भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या क्या होता है, डीएनए तथा राइबोज, जो राइबोसोम होते हैं, यानी कि डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। किस में, प्लास्टिड में। उसके बाद में आती है आपका लास्ट टॉपिक, रसधानियाँ। उसके बाद में क्या आती है, रसधानियाँ। इसमें क्या होता है, रसधानियाँ ठोस, रसधानियाँ ठोस अथवा तरल, ठोस अथवा तरल पदार्थों, ठोस तथा तरल पदार्थों की क्या है, संग्रहक थैलियाँ है। जो रसधानियाँ क्या है, ठोस अथवा तरल पदार्थों की क्या है, संग्रहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में छोटी, जंतु जो कोशिका होती हैं, जंतु कोशिकाओं में कैसी, छोटी, जंतु कोशिकाओं में कैसी, छोटी, तथा यही लिख देता हूं, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी होती है। यानी कि जो ये रसधानियाँ हैं ये क्या है, ये ठोस अथवा तरल पदार्थों की क्या है, संग्रहक थैलियाँ हैं। तथा जंतु कोशिकाओं में तो ये छोटी होती हैं। और जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें किस प्रकार से होती है, बड़ी होती है। किस प्रकार से होती है, बड़ी होती है। और जो इनमें क्या क्या पाया जाता है, इनमें अमीनो अम्ल जो क्या है, प्रोटीन की इकाई है, अमीनो अम्ल।
उसके बाद में शर्करा पाई जाती है, और विभिन्न कार्बनिक विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन होते हैं। किसके अंदर? रसदानियों के अंदर होता है। और ये जो एक कोशिकीय जीव में क्या होती है? विशिष्ट रसदानियां अतिरिक्त जल तथा अवशिष्ट पदार्थों को क्या करती है? शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलो इसको भी लिख लेते हैं। एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसदानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थों को क्या करती है? शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है? भूमिका निभाते हैं। ये है आपकी रसदानियों के बारे में। उसके बाद में एक नोट लिख लो, और उसमें क्या लिखना है आपको? कोशिका सजीवों की, लास्ट में एक नोट लिख लो, कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। ये है आपके कोशिका के बारे में। यानी कि पहले तो जो एक कोश के जीवों में जो विशिष्ट रसदानियां होती है कुछ, वो क्या करती है? जो उसके अंदर अतिरिक्त जो जल होता है उसको तथा अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको क्या होता है? शरीर से बाहर निकालने में क्या करती है? मदद करती है। यानी कि बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? जो रसदानियां होती है वो होती है। जो रसदानियां होती है कैसी? तरल तथा ठोस पदार्थों के क्या होती है? संग्राहक थैलियां होती हैं। जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। उसके बाद में लास्ट में है कि कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। यानी कि कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। ये था आपके कोशिका के संरचना के बारे में, यानी कि कोशिका के अंदर क्या क्या है। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी वो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।